अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ईस्टर्न क्वेश्चन का थ्रू मल्टीपल डेकेड्स, बल्कि ओवरऑल हमने थ्रू 20th और 19th सेंचुरी ही हमने एक मेजर ओवरव्यू लिया था। इस लेक्चर के अंदर प्राइमरीली हम ईस्टर्न क्वेश्चन की डेवलपमेंट क्राइमियन वॉर के थ्रू डिस्कस करेंगे और हमारा कोई काम नहीं है। तो वी विल डिस्कस द कॉजेज, पर्टिकुलर कॉजेज ऑफ द क्राइमियन वॉर, and we'll also discuss the Treaty of Paris, which was signed after the culmination of the Crimean War. अब पास्ट पेपर्स में जो क्वेश्चन आए हैं वो मोर और लेस कॉजेज को ही एड्रेस कर रहे हैं कि क्राइमियन वॉर के क्या कॉजेज थे, कॉन्सिक्वेंसेज अगर देखे जाएं तो हम उसमें ट्रीटी ऑफ पेरिस का जो है मेजर जिक्र किया जाता है, जैसे मेन डिसीजंस टेकन इन द ट्रीटी ऑफ पेरिस, what were the causes of the Crimean War and how England was drawn to it. हम वो रीजंस भी पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे कि इंग्लैंड क्यों इन्वॉल्व हुआ वॉर में, कि इंग्लैंड क्योंकि हमने देखा है बिल्कुल वेस्टर्न यूरोप में, और क्राइमिया की जो टेरिटरी है वो ईस्टर्न यूरोप में बहुत ऑपोजिट एंड्स पे दोनों लोकेट करते हैं। लेकिन ब्रिटेन उस वक्त एक इंपीरियलिस्टिक पावर थी, और जो इंपीरियलिस्टिक पावर होती है वो चाहे अमेरिका हो तो वो इराक में लाजमी आती है, वो लीबिया में लाजमी आती है, ताकि उस वो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और अपना एक ग्लोबल इंपीरियलिज्म जो है उसको प्रोटेक्ट कर सके। कॉलोनाइजेशन समझने के लिए भी ब्रिटिश हिस्ट्री को समझना जो है बड़ा जरूरी है मेरे ख्याल से। लेकिन चलें, सो द टर्म ईस्टर्न क्वेश्चन, जो सवाल जो टर्म है ये सबसे पहले कांग्रेस ऑफ वियना में यूज हुई थी। कांग्रेस ऑफ वियना कब हुई थी ये आपके लिए एक क्वेश्चन भी है। 1 मिनट ले लें अगर सोचना है, यहाँ पे वीडियो पॉज कर दें, लेकिन मैं बता देता हूँ। 1815 में हुई थी, नेपोलियनिक वॉर्स के बाद। उसके बाद ये क्वेश्चन ज़्यादा आना शुरू हुआ कि टर्की के साथ क्या किया जाए, बिकॉज ऑटोमन एम्पायर वाज इन अ स्टेट ऑफ डिक्लाइन एंड देयर वर मेनी स्टेट्स और मेनी नेशनैलिटीज दैट वर अंडर द योक ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। नेक्स्ट, टर्की को ईस्टर्न क्वेश्चन क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर आप मैप देखें तो टर्की प्रोवाइडेड अ डायरेक्ट रूट टू द ईस्ट। ईस्ट से मुराद के टर्की आता है। टर्की के बाद अगर आप ईस्ट में जाएं तो आपके पास ईरान आता है। ईरान से आप बलूचिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान, सब कॉन्टिनेंट से आगे इंडिया, बांग्लादेश और साउथ ईस्ट एशिया में आप पेनिट्रेट कर सकते हैं। सो अब पर्टिकुलर क्राइमियन वॉर की अगर हम बात करें तो क्राइमिया एक इलाका है। रिसेंटली भी क्राइमिया में जंगें ही चल रही थी थोड़े अर्सा पहले तक, अगर आप मॉडर्न जियो पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे हैं तो। क्राइमिया में पार्टीज कौन थी कि एक तरफ रशिया था और एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस और टर्की थे। रशिया के क्या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट थे आगे हम देखते हैं, और ब्रिटेन, फ्रांस और टर्की के क्या डिफरेंट डिफरेंट, हर पार्टी के डिफरेंट स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट थे। लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस और टर्की के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट उस वक्त अलाइन हो रहे थे, तो वो एक पार्टी में थे उस वक्त। when Russia invaded the Ottoman Empire in 1853, तो बेसिकली when रशिया ने इन्वेड किया 1853 में, तो उसके बाद ये वॉर स्टार्ट हुई। ब्रिटेन, फ्रांस एंड टर्की लेटर गॉट इन्वॉल्व्ड। अब रशिया का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या था कि रशिया के जो पोर्ट्स हैं, which I also said in the last lecture that they are ice bound for most part of the year, but the port or the outlets in the Black Sea, they are available 365 days. वो वार्म वाटर्स हैं रशिया के लिए। तो रशिया का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ये था कि वो जो क्राइमिया है या फिर जो ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट कर रहा है, जो उसकी सैटेलाइट स्टेट्स हैं, वो उन पर कब्जा करे, ताकि वो अपने लिए एक स्ट्रेटेजिक रूट मेडिटेरेनियन सी के अंदर उसको जो है वो सिक्योर करे। रिलीजियस इशू भी यहां पे था कि जो ऑटोमन एम्पायर के अंदर क्रिश्चियन सब्जेक्ट्स थे वो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस थे, वो कैथोलिक्स थे मोस्टली। अब कैथोलिक्स जो सेक्ट है उसमें भी दो तरह की रिलीजियंस आ जाती हैं, कि एक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं इन विच some of them owe their allegiance to the Russian church, and some of the people owe their allegiance to the French Catholic Church. अब हमें ये बात पता है कि उस वक्त ऑटोमन एम्पायर के पास मिडिल ईस्ट भी था, तो जेरूशलेम, इसराइल का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है, दैट वाज पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर. So those areas were sacred for Christians, for Catholic Christians, particularly for Christians and Muslims as well, both of them.
तो रिलीजियस सेंटिमेंट भी थे कि रशिया चाहता था, क्योंकि बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ओज देयर एलिजेंस टू द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च विच इज ऑफ रशियन डिसेंट प्रीडोमिनेटली वी कैन से, तो आप ये इलाके हमें दो. Russians were Greek Orthodox Christians and saw themselves as protectors of Christian inhabitants. जैसे पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर में जो मुसलमान हैं उन पे हमारा एक तरह से हक बनता है, क्योंकि बिकॉज रिलीजियस सेंटिमेंट जो है वो बोथ ऑफ द पॉपुलेशन शेयर सेम करती है. अब ये देखें, ये आपकी ब्लैक सी है, ये क्राइमिया है, क्राइमियन पेनिनसुला. ये सेवास्टोपोल बड़ी इंपॉर्टेंट बैटल फॉट की गई थी यहाँ पे क्राइमियन वॉर के दौरान, ये इसीलिए मैंने इस चीज़ को एंटर किया. अब रशिया का क्या इंटरेस्ट था, ब्लैक सी के अंदर से ये दो पोर्ट्स हैं, एक बॉस्फोरस स्ट्रेट है और यहाँ पे एक डार्डिनल्स स्ट्रेट है. वो अगर टर्की ऑटोमन एम्पायर यहाँ पे उसके कब्जे में होगा तो रशिया की एक डायरेक्ट आउटलेट बनती है ब्लैक सी से लेके मेडिटेरेनियन सी में. ब्लैक सी टू एनडीटी, स्पेलिंग माफ कर दीजिएगा अगर गलत हो जाए तो मेडिटेरेनियन सी से ब्लैक सी से मेडिटेरेनियन सी के अंदर एक डायरेक्ट आउटलेट रशिया को चाहिए, और वो तभी आ सकती है जब वो ऑटोमन एम्पायर से टेरिटरीज लेगा अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट सिक्योर करने के लिए, अपनी ट्रेड सिक्योर करने के लिए. नेक्स्टली नेशनलिज्म पर्टिकुलरली इन द बाल्कन्स पेनिनसुला, क्योंकि बाल्कन्स जो हैं वो ऑटोमन्स को एक तरह से उनके रूल से निजात चाहते थे. तो there was a desire for independence among various ethnic groups within the Ottoman Empire. Balance of power, which was particularly important for Britain. ब्रिटेन कभी भी नहीं चाहता था, इतनी ज्यादा आपने बैलेंस ऑफ पावर का लफ्ज मेरे से सुना है, ब्रिटेन कभी भी नहीं चाहता था कि बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब हो, क्योंकि एग्जिस्टिंग स्टेटस को ब्रिटेन की ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद था. अगर ब्रिटेन बाकी यूरोपियन पावर्स को ईस्ट के अंदर पेनिट्रेशन के लिए आसान रूट्स प्रोवाइड करता है, तो जो हमारा जो कि हमें ब्रिटेन ने कॉलोनाइज किया हुआ था, या फिर आगे जो साउथ ईस्ट एशिया है जिसको ब्रिटेन ने कॉलोनाइज किया हुआ था, जिसमें मलेशिया है, स्विट्जरलैंड है और भी मल्टीपल टेरिटरीज हैं, वो इलाके जो हैं वो एक तरह से खतरे में पड़ जाते थे. तो बैलेंस ऑफ पावर was a key foreign policy instrument of Britain throughout, I think, 2 to 3 centuries. But the balance of power at that point was, because the balance of power was particularly strategic for Britain, because it preserved the status quo and the status quo was benefiting Britain. The major European powers, including European and France, were concerned about Russia's growing influence. कोई गांव का चौधरी हो, वो क्यों चाहेगा कोई नया चौधरी गांव में आए और उसकी पोजीशन ले ले, वो कहेगा स्टेटस को ठीक है, गांव का चौधरी मैं हूं तो ठीक है, यही रहेगा. तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी यही होता है. So Russians were divided between two possibilities. The first possibility was कि वो ब्रिटेन जो टर्की जो ऑटोमन एम्पायर है वो इंटायरली कब्जा कर लें उस पर. और इसके लिए जो सार निकोलस था, ब्रिटेन का रूलर था, उस ब्रिटेन नहीं, जो रशिया, सार निकोलस द सेकंड, सार उसका टाइटल है, निकोलस द सेकंड नाम है. तो वो चाह रहा था कि रशिया ब्रिटेन के साथ मिलके आपस में कर ले. ब्रिटेन नहीं चाहता था कि वो आउटलाइन प्रोविंसेस जो है उन्हें आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर ले, उन्हें अपनी सैटेलाइट स्टेट्स बना ले. या फिर सेकंड पॉसिबिलिटी जो थी, फर्स्ट पॉसिबिलिटी रशिया के लिए ये थी, सेकंड पॉसिबिलिटी ये थी कि वो टर्किश एम्पायर को एक बहुत वीकर स्टेट में ले जाए, ताकि एक वीकर स्टेट पे एक स्ट्रॉन्गर स्टेट जो कि रशिया थी वो अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर सके. अब मैंने आपको जैसे पहले बताया था कॉन्फ्लिक्ट शुरू कैसे होता है, कि जो दो क्लेमेंट्स थे फ्रेंच क्रिश्चियन राइट्स पे, एक फ्रांस भी क्लेम करता था, एक रशिया भी क्लेम करता था. लेकिन ऑटोमन रूलर्स ने क्या किया कि उन्होंने जो फ्रेंच क्लेम्स थे उन्हें रिस्टोर कर दिया, विच एंगर्ड रशिया एंड दे डिक्लेयर्ड अ वॉर ऑन क्राइमिया. जंग होती है, ब्रिटेन, फ्रांस और टर्की पर ऑन वन साइड. टर्की ने ब्रिटेन और फ्रांस की हेल्प ली, क्योंकि उसके पास अलग अगर वो रहता उसके पास इतना मेटल नहीं था कि वो जंग में डिफीट कर सके रशिया को. जंग हुई, जंग खत्म हुई ट्रीटी ऑफ पेरिस के थ्रू 1856 में, और ये जंग रशिया को एक मेजर सेटबैक इसमें हुआ इस जंग के अंदर. अब वो सेटबैक्स अल्टीमेटली थे क्या कि द ब्लैक सी रीजन वाज डीमिलिटराइज्ड.
और यहाँ पे लिमिटेशंस रखी गई वॉरशिप्स के अंदर कि ब्लैक सी में एक पर्टिकुलर नंबर की वॉरशिप्स के ज़्यादा कोई भी बंदा हासिल नहीं कर सकेगा। ट्रीटी ने क्रिश्चियन सब्जेक्ट्स के जो राइट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया विद इन ऑटोमन एम्पायर की। जो ऑटोमन एम्पायर जो टर्क्स जो मुस्लिम्स पे ज़्यादातर मुश्तमिल था वो क्रिश्चियन सब्जेक्ट्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। It reaffirmed Ottoman Sultan's commitment to safeguard the rights, religious and civil rights of Christian subjects। मतलब वेस्ट ने ये कमिटमेंट ली कि जो सुल्तान है वो प्रोटेक्ट करेगा क्रिश्चियन सब्जेक्ट्स को और कोई रिलीजियस परसिक्यूशन नहीं होगी। एक और बात है कि डेन्यूबे रिवर वाज ओपन फॉर नेविगेशन ऑफ ऑल शिप्स। नेक्स्ट पॉइंट देखें, आपको बेहतर समझ आएगा कि डेन्यूबे रिवर जो है ये यहाँ से होके इंटायर ईस्टर्न यूरोप से होता होता सेंट्रल यूरोप, जर्मनी और अल्टीमेटली जाके ये अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करता है। अब डेन्यूबे रिवर शुरू कहाँ से हो रहा है? उसकी आउटलेट रोमेनिया से। रोमेनिया में दो इंपॉर्टेंट टेरिटरीज आती हैं, मोल्डेविया और वलेशिया। ये दोनों जो हैं वो, ये अगर इन दोनों को मिलाए तो ये मॉडर्न डे रोमेनिया बनता है और ये रशिया के कब्जे में थी। तो मतलब अगर आपने इस रिवर के थ्रू कोई ट्रेड आगे जाके करनी है तो वो नहीं हो सकती क्योंकि रशिया उसके इनपुट पॉइंट पे बैठा हुआ है। तो ट्रीटी ऑफ पेरिस ने इंश्योर किया कि द डेन्यूबे रिवर वाज ओपन्ड फॉर नेविगेशन ऑफ ऑल शिप्स। रशिया एग्रीड टू गिव अप हर क्लेम्स ऑफ मोल्डेविया एंड वलेशिया, लास्ट अभी डिस्कस किया है। रशिया गेव अप और ऑल राइट्स कंसर्निंग प्रोटेक्शन ऑफ क्रिश्चियन सब्जेक्ट्स। जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च की बुनियाद पर वो सॉवरेनिटी क्लेम कर रहा था ऑटोमन इलाकों में, वो चीज से पीछे हटा। रशिया एग्रीड नॉट टू रेज एनी फोर्टिफिकेशंस नियर सेबेस्टोपोल। सेबेस्टोपोल मैंने भी आपको इसी लेक्चर के अंदर मैप में दिखाया, विच इज अ पोर्ट इन क्राइमिया। और मॉडर्न डे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी सेबेस्टोपोल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये हमारा पर्टिकुलर लेक्चर था जिसमें हमने कॉजेस को देखा और ट्रीटी ऑफ पेरिस को देखा। ट्रीटी ऑफ पेरिस इज ऑल्सो वेरी, like I would say, close to my heart because you can say my CSS interview mostly revolved, not mostly, but 5 to 6 minutes is a good time, you can say, to harp on a particular topic. So my CSS interview was 5 to 6 minutes the panelist gave to this particular treaty of Paris. There are multiple treaty of Paris, as I also told you that after the American War of Independence, the treaty which was signed, it is also called Treaty of Versailles, our Treaty of Paris. Then in 1856, this is also a Treaty of Paris. Then Paris is very important for treaties. After the First World War, Versailles, another treaty was signed, which is also the Treaty of Paris. So Lord Morley की ये quotation है कि the Near Eastern question is a shifting, इंट्रैक्टेबल एंड इंटरवोवन टैंगल ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। क्यों कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है? क्योंकि बहुत डिफरेंट एथनिसिटीज हैं। सर्बिया है, रोमेनिया है, ग्रीस है, क्रोशिया है, कोसोवो है। ये एक तो डिफरेंट नेशनैलिटीज यहाँ पे एग्जिस्ट करी हैं, उसके बाद फिर ग्लोबल पावर्स के इंटरेस्ट बड़े मुख्तलिफ है, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स था। और कॉन्फ्लिक्ट ये अल्टीमेटली ईस्टर्न क्वेश्चन का जाके वर्ल्ड वॉर 1 का सबब बना, हमने देखा। that it veiled under the name of Eastern question। So हम इस पूरी जो ट्रेजेक्ट्री जो एक तरह से एक इवॉल्व हो रही है उसे हम सिंगुलर टर्म ईस्टर्न क्वेश्चन का नाम दे देते हैं। दिस वाज लॉर्ड मॉर्ले। लॉर्ड मॉर्ले सेम ही है जो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स में हर बंदे नहीं हमने पाक स्टडीज में पढ़े हुए हैं। सो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर था। प्लीज क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए साथ साथ। वी आर मोर देन हाफ वे डन इन दिस कोर्स। So I believe you have attempted questions or most of the questions of the past papers. Even if you don't want to attempt any question, please write a flow chart of every question after the lecture. So I hope these lectures are helping you because I am putting every inch, you can say, of my energy into bringing the best possible content for you. मैं उन चीज़ों में नहीं जा रहा जो कि इररेलेवेंट हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आई होपफुली आप इस चीज़ को भी साथ साथ फॉलो कर रहे हैं। सो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।